असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hello everybody, I Bhumika wholeheartedly welcome you all to the Byju's JEE channel. If you are someone who is repeating a year in order to prepare for the JEE 2022 exam, then this is the perfect video for you. So welcome here. सबसे पहले तो let's address the elephant in the room. हमारे पास एक करीब 9 से 10 महीने for the next year's JEE attempt और इस दौरान हमें कंप्लीट करना है 2 साल का सिलेबस। Seems like a task. लेकिन पॉइंट ये है बॉस कि अगर हमने 1 साल ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया है, इसका सीधा मतलब है कि हम में वो दम है, वो जान है, वो शिद्दत है जो जेई में फोड़ने के लिए चाहिए। Isn't it? Right? देखो यार, I clearly know that these are tough times for you. अभी you would be loaded with expectations, you would be feeling burden on your shoulders. Trust me, I have been in your shoes. I completely understand how you feel right now. But I am here as your mentor to help you smoothly sail through this phase by looking at the situation as an opportunity and not as a punishment. आया समझ? तो ड्रॉपर से टॉपर कैसे बनना है? अगर हम कहीं ना कहीं खुद को जीरो समझते हैं तो जीरो से हीरो कैसे बनना है? लेट्स अंडरस्टैंड। वी ऑल नो अबाउट J.K. Rowling, isn't it? The author of one of the most famous and loved series of books, Harry Potter. मैं आपको इनकी लाइफ के बारे में कुछ इंसाइट्स देती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। She lost her mother when she was 25 years old. She had an exceptionally short-lived marriage. She was a lone parent to a very young daughter. She was jobless and she was extremely poor. इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद भी how did she manage to cope up? हम सबको पता है J.K. राउलिंग का पैशन फॉर राइटिंग। यार ये टिश्यू पेपर पे she used to write stories. जब इनकी हैरी पॉटर की मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के कंप्लीट हुई थी तो she took it to 12 different publishers and what she got in return from all 12 of them was rejection. फाइनली बहुत समय बाद लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने इनकी स्टोरी को एक्सेप्ट किया और उस दिन से हैरी पॉटर की मोर देन 500 मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड। पता नहीं कितने अवार्ड्स जीत चुकी है, पता नहीं कितने मूवीज बन चुकी हैं इस पे। पर यार दिस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। ये एक रात का चमत्कार नहीं है। दिस लेडी constantly faced rejection. She constantly came across failure, but still she kept on working on her craft. And finally, from a jobless, homeless single mother, she became one of the best-selling authors of all time. तो ये क्या क्वालिटी है यार? ये क्या क्वालिटी है? इसको कहते हैं perseverance. जिसका डिक्शनरी में अगर आप मतलब ढूंढेंगे तो सिंपली होता है कीप डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस। अगर मैं आम भाषा में कहूं तो इसका मतलब है जिद। ध्यान रखना प्लीज कि अगर आप कोई ड्रीम को परस्यू करते हैं एंड यू स्टिल कीप ऑन रनिंग इनटू फेलियर, डू नॉट लेट इट स्टॉप यू। इफ यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम but you are working on something that you really believe in, do not give up. हमें इतना जिद्दी होना है यार कि चाहे कुछ हो जाए, जब तक गोल अचीव नहीं होता हम नहीं रुकेंगे। ठीक है? देखो यार, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। हर साल टन्स एंड टन्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर अ ड्रॉप ईयर ड्यू टू सेवरल रीजंस। यार हो सकता है दैट यू बिकेम अ विक्टिम ऑफ मल्टीपल कमिटमेंट्स। मैं जेई पे ध्यान दूं, या मैं 12th के होम एग्जाम पे ध्यान दूं, या मैं बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दूं, या प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दूं, या प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करने पे ध्यान दूं, या फिर मैं और हो रहे इंजीनियरिंग एग्जाम्स पे ध्यान दूं। ओ माय गॉड, सो मच टू मैनेज। इतनी सारी नाव पे एक साथ पैर रखोगे तो यार कैसे चलोगे, है ना? या फिर हो सकता है कि
You were preparing in a pressurizing environment, जहां पे आप पे बहुत ज्यादा लोड डाल दिया गया था एक्सपेक्टेशंस का, एंड यू succumbed to that pressure and hence you couldn't perform your best. या फिर हो सकता है कि यार आप टाइम मैनेजमेंट में मात खा गए कि यार किस टॉपिक को कितना, कब, कहां से, कैसे पढ़ूं ये नहीं समझ पाए, एंड यू एंडेड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम. और इट मे हैपन कि यार सब ठीक था, ठीक है, पर ध्यान कहीं और था. देयर वॉज लैक ऑफ फोकस, देयर वॉज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसीलिए पढ़ा तो बहुत कुछ पर रिटेन कुछ नहीं हुआ. रीजन यार चाहे कुछ भी हो, हम सबका एंड गोल सेम है, गेटिंग एनरोल्ड इन आवर ड्रीम कॉलेज. इसीलिए जो हो गया वो हो गया, अब आगे ध्यान देना है और हमारी अब से शुरू हो रही जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है. लेट मी टेल यू अबाउट देम. नंबर 1, डू नॉट लेट सोशल एंजाइटी गेट ऑन यू. यार खुद से ये वादा कर लो, ये प्रॉमिस कर लो कि मैं सोसाइटल प्रेशर का फर्क खुद पे नहीं पड़ने दूंगा. देखो यार, आपके नेबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, डिस्टेंट अक्वेंटेंसेस होंगे, कुछ रैंडम फ्रेंड्स होंगे जो अपने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आप पे इम्पोज करेंगे, बहुत सारे सवालों से आपको बॉम्बार्ड करेंगे, बहुत सारी जजमेंट्स पास करेंगे. आपको क्या करना है? यू डू नॉट हैव टू लेट एनी ऑफ दिस डर्ट एंटर योर सिस्टम. In fact, you have to shut all this negativity out and only focus on your goal. Pursuit of Happiness मूवी में क्रिस गार्डनर का एक डायलॉग है, You have got a dream, you have got to protect it. People cannot do something themselves and they tell you that you can't do it. If you want something, go get it, period. समझ आया? तो कोशिश करो यार that you can be around those people जो आपके बिलीफ में बिलीव करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, क्योंकि इनका क्रिटिसिज्म भी आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है. जितनी ज्यादा ऑप्टिमिज्म आप एनकरेज करेंगे उतनी ज्यादा मेंटली आपकी हेल्थ सेन होगी और उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे. समझ आया? नंबर 2, सेल्फ डाउट. मतलब कि खुद की काबिलियत, खुद की कैपेबिलिटी, खुद के कैलिबर पे भरोसा ना होना. यार टेल मी वन थिंग, जब तक आपको अपने पर्पस पे बिलीफ नहीं होगा तब तक आप किसी और का बिलीफ कैसे जीत पाओगे? जब तक आप खुद के डिसीजन से कन्विंस्ड नहीं हो तब तक आप किसी और को कैसे कन्विंस कर पाओगे? है ना? राइट? याद रखो यार, सेल्फ डाउट इज लाइक स्लो पॉइजन, इसीलिए उसको सबसे पहले डिलीट करना है. दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर डिसीजन टू टेक अ ड्रॉप in order to chase your dream. So own it and work for it. वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Remember this. Number 3, analyze your mistakes. देखो यार, dropping a year is not only about studying. It is in fact more about knowing yourself. अगर आपका लास्ट जेई अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो पक्का से आपकी तरफ से कुछ तो लैकिंग था, है ना? और क्या एग्जैक्टली कमी थी ये आप सबसे अच्छे से जानते हैं, बिकॉज यू आर योर बेस्ट जज. आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो पर खुद को नहीं बना सकते. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड इज कि आप खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें कि व्हाट वेंट रॉन्ग, वेयर एग्जैक्टली डिड थिंग्स गो आउट ऑफ प्लेस, बट डोंट गेट स्टक इन दिस एरिया. एक बार अपनी कमियां, अपनी गलतियां पता चल गई, देन वेरी स्ट्रैटेजिकली एंड एफिशिएंटली वर्क अपॉन देम एंड ट्रस्ट मी, यू विल कम आउट विक्टोरियस. क्योंकि यार एक सीधी सी, सिंपल सी, बड़ी लॉजिकल सी बात है कि अगर प्रेपरेशन पहले जैसी होगी तो रिजल्ट भी पहले जैसा होगा. तो इफ यू आर विशिंग फॉर अ बेटर डेस्टिनेशन देन यू विल हैव टू इम्प्रोवाइज द पाथ ऑल्सो दैट यू ऑप्ट फॉर. ऑलराइट? नंबर 4, नो योर एडवांटेजेस. सबसे पहले तो यू हैव मोर टाइम एज कंपेयर टू द 12th. आपको स्कूल एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी है. आपके पास मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया मीट करने का कोई लोड नहीं है. नो प्रैक्टिकल्स, नो जगलिंग बिटवीन स्कूल एंड कोचिंग. यानी कि आप अपना पूरा समय, पूरी एनर्जी, पूरी जान सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेपरेशन में लगा सकते हो. दूसरी चीज, आप एक बार एग्जाम दे चुके हो, यू हैव ट्रैवल्ड दिस रोड वंस, यानी कि you are aware of the exam pattern already.
यू आर अवेयर कि एग्जाम कैसा आता है, किस टाइप के सवाल आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है, एग्जाम एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्या टेम्परामेंट रख के पेपर करना होता है ताकि एंजाइटी ना हो, एंड हेंस यू आर मच बेटर एट हैंडलिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर एज कंपेयर्ड टू योर काउंटरपार्ट्स जो पहली बार ये पेपर देने वाले हैं। ठीक है, ऑल्सो आप पूरे सिलेबस से ऑलरेडी फेमिलियर हो, इजंट इट? आपको पता है क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, किसका क्या वेटेज है। यू आर वेरी नाइसली अवेयर अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट दैट यू हैव टू स्टडी, यानी कि आपके पास एनी डे मोर एज ओवर योर काउंटरपार्ट्स है, एंड दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। इनफैक्ट आप पुराना डेटा उठा के देखोगे तो परसेंटेज सिलेक्शन ऑफ ड्रॉपर्स इज वे मोर दैन फ्रेशर्स। मेरे खुद कुछ नोन लोग हैं यार जिनकी 10,000 रैंक आई थी और उन्होंने ड्रॉप लिया और उनकी 1200 रैंक आ गई। One other friend of mine had some 1 lakh around rank. He took a drop and he had some 10,000 rank after the drop year. तो यार इस डिसीजन पे रीथिंक नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस डिसीजन इज गोइंग टू प्रूव फ्रूटफुल टू यू। हैव दिस फेथ ऑन योर सेल्फ। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ना समथिंग लाइक दिस होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके लोज इंप्रूव होते रहने चाहिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रूव यू विल हैव टू इंप्रूव। आया समझ? नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। देखो यार 9 से 10 महीने का सफर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 डेज। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पे आपका मोटिवेशन लेवल होगा सुपर डुपर हाई, एंड देन देयर विल बी सम डेज जहां पे आपको जिंदगी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा होगा, मतलब यू विल बी फीलिंग एक्सट्रीमली डीमोटिवेटेड एंड डीमोरलाइज्ड। उस वक्त क्या ध्यान रखना है ना यार कि व्हेन यू आर हाई इन एनर्जी आप बहुत तेज भाग रहे हो। अब भागा नहीं जा रहा बहुत तेज तो आप धीरे भाग रहे हो। ठीक है, धीरे भी भागा नहीं जा रहा कोई बात नहीं, चल लो। ठीक है, चला नहीं जा रहा कोई बात नहीं, रेंग लो, पर रुकना नहीं है बॉस। यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप, यू आर नॉट अलाउड टू लूज होप, यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ते हुए चट्टानों से 100 बार वो फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसे ना अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्लीज कीप इन माइंड गाइज, द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस इज योर एबिलिटी टू बाउंस बैक। ऑलराइट, नंबर 6। देखो यार ये समझो कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। यू हैव टू प्लान वेल एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली। Your preparation cannot go random. It has to be concentrated. It has to be focused towards your end goal. क्या होना चाहिए सबसे perfect timetable? इसके बारे में मैं बात करूंगी in my upcoming sessions, so do not forget to attend them. For now, I guess you have nicely understood क्या होने चाहिए आपके do's और क्या होने चाहिए आपके don'ts. Now it's time to dive into understanding the exam, which is your JEE main exam. We all know that this exam is conducted by the National Testing Agency, which is your NTA, isn't it? 2020 में पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, साल में 2 बार, once in January, next in April, and best out of the 2 scores were taken into consideration. 2021 में पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा साल में 4 बार, मतलब फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, एंड बेस्ट आउट ऑफ द 4 स्कोर्स विल बी कंसिडर्ड। समझ आया? प्रीवियसली इस पेपर में आते थे 90 क्वेश्चंस, but 2020 में for the first time this number was reduced from 90 to 75. But again in 2021 this number has been increased from 75 to 90. यानी इस बार अगर आप जेईई मेन का पेपर लिखने वाले हैं तो आपको उसमें मिलेंगे 90 सवाल, पर खुशखबरी ये है उन 90 में से आपको करने होंगे सिर्फ 75 क्वेश्चंस। कैसे समझते हैं इस बात को? देखो 90 questions means 30 questions from each subject, physics, chemistry and maths. This set of 30 questions is divided into 2 sections A and B. Section A में आपको मिलेंगे 20 MCQ टाइप के सवाल, मतलब हर सवाल में आपको दिए होंगे 4 ऑप्शंस, एग्जैक्टली सिंगल ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आप सही जवाब पे टिक करते हैं तो आपको मिलेंगे +4, अगर आप गलत जवाब पे टिक करते हैं तो आपको मिलेंगे -1. Yes, your score will be penalized by a -1.
और अगर आप सवाल को अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 0 यानी कि 0। वहीं अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो इसमें होंगे 10 सवाल। सारे 10 क्वेश्चंस विल बी ऑफ FIB कैटेगरी, मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उसमें एक ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक में आपको आपके वर्चुअल कीबोर्ड और माउस की मदद से सही न्यूमेरिक डिजिट एंटर करना होगा। अगर आप सही जवाब देते हैं आपको मिलेंगे +4। अगर आप गलत जवाब देते हैं या फिर सवाल को अनआंसर्ड छोड़ते हैं, दोनों ही केसेस में आपको मिलेंगे 0। यस, सेक्शन बी में है एब्सोल्युटली नो नेगेटिव मार्किंग। खुशखबरी ये है यहां पे कि आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। यस, अब यहां पे ना कुछ बच्चे बनते हैं एकदम 30 मार खान कि मैम हम तो ना 6-7 सवाल कराएंगे, कहो पूरे 10 सवाल कराएंगे, अब टीचर खुद छांट ले कौन से 5 सही हैं। देखो यार, ये नहीं करना होता है क्योंकि आपका पेपर कोई फिजिकल टीचर चेक नहीं कर रहा है। दिस इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड यू कैन नॉट फूल टेक्नोलॉजी। ओके, इनफैक्ट एल्गोरिदम ही ऐसा सेट है कि जब आप 5 सवालों के जवाब एंटर कर चुके होंगे और छठे का इनपुट देने जाएंगे तो वो लेगा ही नहीं। इसीलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, तो यानी कि क्या समझ आया हमको कि 20 सवाल सेक्शन ए से, 5 सवाल सेक्शन बी से, मतलब 25 सवाल एक सब्जेक्ट में करने हैं। तो 25 मतलब 75 क्वेश्चंस ओवरऑल यू हैव टू अटेम्प्ट इन द पेपर आउट ऑफ द गिवन 90 क्वेश्चंस। फाइन, इससे 2 पॉइंट्स टू बी नोटेड निकलते हैं। सबसे पहला, सेक्शन ए में है नेगेटिव मार्किंग, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट यू टू डू गेस वर्क ओवर देयर। All right, I will not promote guesswork in section A, but section B में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बॉस। तो I will highly promote कि मार लो तुक्का अगर सवाल नहीं आता। अपने मन की, अपने दिल की, अपने आत्मा की आवाज सुनो। अगर गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट कह रहा है कि हाँ यार ये ऑप्शन सही हो सकता है तो करके आ जाओ। You have nothing to lose, might as well take a chance। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, क्या पता वो 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज यार ध्यान रखना कि क्योंकि 75 क्वेश्चन से नंबर बढ़ के 90 हो चुका है, यानी कि अब NTA ट्राई करेगा फॉर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवरेज। इससे ऑब्वियसली ये डिडक्शन निकलता है कि हर चैप्टर से एटलीस्ट एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो बच्चे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स पढ़े होंगे उनको ऑब्वियसली एक एज मिलेगा इस एग्जाम में। आर यू गेटिंग इट? Good. Okay, so we are through with scanning and the inspection of the JEE main exam pattern. Now, because I am standing here as your mathematics mentor, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी करें with respect to the JEE main exam. So let's get started. पूरे मैथमेटिक्स के ओशन साइज्ड सिलेबस को फॉर कन्वीनियंस मैंने डिवाइड कर दिया है इनटू 5 डिस्टिंक्ट यूनिट्स व्हिच आर योर अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगो एंड द रिमेनिंग एडिशनल टॉपिक्स। अब पुराने कई सालों के जेईई मेंस के पेपर को एनालाइज करने के बाद जो डेटा मुझे मिला वो था ये, यानी कि ऑन एन एवरेज 26.6% ऑफ द पेपर comprises of algebra. वहीं कैलकुलस का होता है 30% weightage. Next, 20% of the paper is from coordinate geometry. 13.3% approximately is trigo and 10% is your miscellaneous chapters like probability, stats and mathematical reasoning. इन numbers को देख के क्या समझ आता है कि ऑब्वियसली अकेला कैलकुलस और अलजेब्रा ही आर कंप्राइजिंग ऑफ नियरली 50 to 60% ऑफ द वेटेज इन द पेपर। इंपॉर्टेंस समझ आ रही है इन यूनिट्स की? यार ये ऑब्वियस है ऐसा होना क्योंकि इंडिविजुअली अलजेब्रा और कैलकुलस के सिलेबस को अगर देखो तो दैट इज ह्यूज। द नंबर ऑफ टॉपिक्स दीज 2 यूनिट्स कंटेन, द नंबर ऑफ चैप्टर्स दीज 2 यूनिट्स कंटेन इज ह्यूमंगस। तो यहां से ज्यादा सवाल आना तो बनता है ना बॉस। ठीक है, इसीलिए these 2 units demand thorough preparation. Next, coordinate geometry का है 20% share, which is relatively very decent share in the paper. Next we have trigo जिसका बहुत छोटू सा शेयर है। भाई ये यूनिट ही छोटू सा है, इसमें बहुत ही कम चैप्टर्स होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम है। ये रीजन है कि कई लोग ट्रिगो को इग्नोर कर देते हैं। पर
लेट मी टेल यू कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेस प्रोवाइड करता है जो अलजेब्रा और कैलकुलस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बड़े काम आते हैं। तो आई फ्रॉम माई साइड कैन सजेस्ट कि पहले तो ट्रिगो करके निपटा लो, फिर दूसरे यूनिट्स में जाओ। समझ आया अच्छे से? नाउ दैट वी नो ऑल दिस, एज इन what is the distribution of the weightage among all the several units, अब देखो ये हरा भरा पोर्शन, ये दिखा रहा है कि कितने बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड सवाल आए थे हर यूनिट से, जो कि मतलब देखते ही साथ चमक गए थे कि कैसे करना है। इनको मैं कहूंगी फ्रीबीज, मतलब फ्री के मार्क्स इन योर पॉकेट, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इजी क्वेश्चंस अमंग ऑल द यूनिट्स। ये अगला रंग देखो जो पेल येलो टाइप का दिख रहा है, ये उन सवालों को डिपिक्ट करता है जो मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, मीडियोकर लेवल। एंड लास्टली दिस रेडिश पिंकिश पोर्शन इज ट्राइंग टू शो यू द वेटेज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस इन दिस पेपर। समझ आया? गॉट द डिटेल्स वेरी नाइसली। अब इसके बाद क्या करें यार? देखो, अब ना आई एम गोइंग टू एनलाइटन यू बाय शेयरिंग विथ यू द परफेक्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अडॉप्ट फॉर योर प्रिपरेशन इन दीज 9 to 10 months। हम पूरी तरह से पेपर का और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर में पूरा एनालिसिस समझ चुके हैं। अब हमें बस इतना बता दो कि इस 9 से 10 महीने में कैसे सबसे इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। So this was the distribution of the weightage in the paper across all 5 units. In fact, अगर मैं इसका एक निचोड़ निकालती हूं तो मुझे समझ आता है कि यार खाली इजी और मीडियम कैटेगरी से ही पूछे गए थे अप्रोक्स 70 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस। यानी कि अगर आप पेपर में सिर्फ इजी और मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस को ही अटैक करते हो तो भी you can pass the paper with flying colors and you can end up getting a pretty handsome rank, है ना? Additional to this is the point that I already told you, आपके पास ज्यादा समय है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके फंडामेंटल्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को या उन टॉपिक्स को तो आपको सिर्फ रिविजन मारना है ना यार। तो वो समय अगर आप कुछ ऐसे चैलेंजिंग टॉपिक्स को देते हो जो पहले आपके क्लियर नहीं थे लेकिन उनका वेटेज पेपर में हाई है, अगर आप ऐसा करते हो तो इवन डिफिकल्ट कैटेगरी के काफी सवालों को आप अटैक कर पाएंगे, इनफैक्ट क्रैक कर पाएंगे। दिस विल ऑब्वियसली इंप्रूव योर स्कोर, योर परफॉर्मेंस एंड हेंस योर रैंक। एक और बात यार, ये जो जेईई मेन का पेपर है ना, ये 11th और 12th में कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता। आप देख सकते हैं कि द वेटेज of both the standards is approximately the same, इसीलिए आपको भी प्रिपरेशन के वक्त बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है। You have to give equal importance to the content of both 11th as well as 12th। समझ आया? अब सीधा सा सवाल ये उठता है कि मैम tell us the most effective methodology to prepare in this 9 to 10 month duration। ठीक है, I'm going to enlighten you with that strategy just right now। देखो यार, first of all, while you are preparing, you should give top priority to those chapters which demand low input from your end and reward you with great output, जो कि हैं ये सभी chapters। यहां पे भी mathematical reasoning and stats extremely important, extremely easy and extremely scoring। इन दोनों ही chapters से आपको हमेशा पेपर में मिलेगा मिनिमम एक सवाल पक्का से, और very very simple and very predictable। Similarly, vector algebra again very easy to prepare, in fact पेपर में सवाल भी बहुत ही easy आता है। ठीक है, then LCD, then MOD, then sequence and series, trigonometric equations। समझ आया? तो अगर इनमें से कोई भी चैप्टर है जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, आपको नहीं आता है, तो आई विल सजेस्ट सबसे पहले आप इनको उठा के स्ट्रॉन्ग कीजिए और अलग कीजिए, क्योंकि यहां से जो सवाल आएंगे एक तो आएंगे पक्का से, और जो आएंगे वो इजी आएंगे, और इनमें से नंबर नहीं जाने चाहिए।
ठीक है, यू डोंट बिलीव मी, आई कैन शो यू फ्यू क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं। ये है सीक्वेंस इन सीरीज से, इसमें लिखा है 5 नंबर्स एपी में हैं, तो मैं उनको कैसे कंसिडर करूंगी, a minus 2d, then a minus d, then a plus d, then a plus 2d। ठीक है, अब इनका जो सम है वो दिया है 25। जब आप इन सब को ऐड करोगे ना तो आपके डी वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा a इक्वल्स 5। दूसरी चीज दी है कि भाई इन 5 टर्म्स का प्रोडक्ट 2520 है, तो चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, a माइनस 2d इंटू a माइनस d इंटू a प्लस d इंटू a प्लस 2d, दिस इज 2520, है ना। अब इस इक्वेशन में a की जगह 5 डाल दो तो पूरी इक्वेशन d के टर्म्स में आ जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आपको मिलेगी 11/2। a आ गया, d आ गया, ग्रेटेस्ट टर्म पूछा हुआ है, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट टर्म इज गोइंग टू बी a प्लस 2d। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, सो a प्लस 2d इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट टर्म। व्हेन यू प्लग इन द वैल्यू ऑफ a एज 5 एंड d एज 11/2, 16 विल कम आउट टू बी द राइट आंसर। इसे कहते हैं यार इजी पीजी चिंदी सवाल। तो देख रहे हो फर्स्ट कैटेगरी से जो कि लो इनपुट हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स थे, उनमें से कैसे सवाल आ रहे हैं। इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना यार, ठीक है, सबसे पहले इनफैक्ट इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है। नाउ आफ्टर यू हैव स्ट्रेंथेंड योर लो एफर्ट एंड हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स, इसके बाद वक्त आता है इन चैप्टर्स को उठाने का जो कि थोड़ा ज्यादा एफर्ट डिमांड करते हैं, पर इनका इम्पैक्ट इन द पेपर इज ऑल्सो मीडियम टू हाई लेवल। ठीक है, मतलब यहां से सवाल आते हैं और ये चैप्टर्स हैं थोड़े से ज्यादा इन्वॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें है आपके रिलेशंस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पीएनसी, बाइनोमियल, एलिप्स, हाइपरबोला, आईटीएफ, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D ज्योमेट्री एंड प्रॉब। इनफैक्ट इस लिस्ट में से भी लेट मी प्रायोरिटाइज फॉर यू, आपको कैलकुलस के जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, जैसे कि एओडी, डेफिनेट, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 3D की अगर मैं बात करूं तो मेजरली ये देखा गया है कि यहां से रिलेटिवली इजी सवाल पूछा जाता है काफी बार इन जेई मेंस। तो जब आप वेक्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में 3D को भी निपटा लो। ठीक है, प्रॉब की अगर मैं बात करूं तो हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट अ मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम हियर। वहीं अगर मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की बात की जाए, सो दीज 2 चैप्टर्स आर फ्रॉम योर अलजेब्रा यूनिट। आई अग्री, यहां से जो सवाल आते हैं ये काफी लेंदी होते हैं, दे आर हाई इन अरिथमेटिक, दे डिमांड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग। पर इन चैप्टर्स का प्रॉफिट ये है ना कि पहली बात तो इनको समझना आसान है, ठीक है, और इसके सवाल डिफिकल्ट वैसे नहीं होते, बस लेंदी होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस इन चैप्टर्स की बहुत अच्छे से की है तो आप स्पीड और एक्यूरेसी आराम से इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं इन चैप्टर्स में बात करूं तो आपका क्वाड्रेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, पीएनसी, बाइनोमियल काफी स्ट्रांग होना चाहिए, एलिप्स और हाइपरबोला में आई वुड गिव इंपॉर्टेंस टू एलिप्स। वहीं अगर मैं एसओटी की बात करूं तो यार एसओटी से मेजरली देखा गया है कि जेई एडवांस्ड में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जेई मेन। ठीक है, सो दीज वर योर सेकेंड कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स दैट यू शुड पिक अप व्हाइल प्रिपेयरिंग। एक सवाल लेते हैं फ्रॉम दिस कैटेगरी जो अगेन पहले आया हुआ क्वेश्चन है। यू कैन सी हाउ नाइस इट इज एंड इजी टू क्रैक इट इज। यहाँ पे मुझे एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। एक टैंजेंट लाइन है, लेट्स कॉल इट t, विच इज अ टैंजेंट टू दिस कर्व passing through the point 1, e, यानी कि tangent to this curve at point P है, that tangent is also passing through which point out of the given 4 options। अब मुझे tangent line पता है कि किस point से पास हो रही है, it is point P। अगर किसी तरह मुझे इस tangent line का slope पता चल गया तो point slope form से मैं इस tangent की equation निकाल सकती हूँ, right? Slope of a tangent at a point क्या होता है? Value of dy by dx at that point, right? तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले y इक्वल्स एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगी बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आई एम गोना यूज माय चेन रूल, दिस विल गिव मी x into e to the power x square into 2x, so first term into differentiation of second plus second term into differentiation of first, so this gives you e to the power x square into 2x square plus e to the power x square। मुझे चाहिए value of dy by dx at the point
p. p क्या है 1, e, मतलब x की वैल्यू को 1 प्लग इन करना है बस, तो ये हो जाएगा e इंटू 2 प्लस e, दैट इज 2e प्लस e, दैट इज 3e. दिस 3e इज नथिंग बट स्लोप ऑफ माई टेंजेंट लाइन, है ना, इसको m बोल देते हैं, राइट और इसको x1 y1 से डिनोट कर देते हैं. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स स्लोप टाइम्स x माइनस x1. अब इस इक्वेशन को आप क्लियरली देख सकते हैं कि c वाले कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं. हो गया. नाउ द वेरी लास्ट कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स दैट यू हैव टू आल्सो पिक अप इन द लास्ट आर दोज जो कि काफी हाई एफर्ट आपसे डिमांड करते हैं और इनका वेटेज इन द पेपर इज मीडियम टू लो. दैट मीन्स यहां से सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स एंड पैराबोला. इसमें से भी आई विल सजेस्ट स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स आपको कंफर्टेबली समझ आ जाएगा, सो यू कैन ऑप्ट फॉर प्रिपेयरिंग दीज चैप्टर्स एज वेल एज पैराबोला. ओके, ऑल्सो इनडेफिनिट से कई बार इजी सवाल भी आ जाता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं आराम से. जैसे कि अगर मैं इस कैटेगरी से उठे कुछ सवालों को दिखाऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वुड बी द क्वेश्चन, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. द सर्कल ऑफ रेडियाई ए, बी एंड सी टच ईच अदर एक्सटर्नली. इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज द कॉमन टेंजेंट देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए, बी एंड सी. ये 2019 जनवरी का सवाल है. इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन थी, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन. ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, स्मॉल ए इज लेस देन स्मॉल बी इज लेस देन स्मॉल सी. मतलब एक छोटू सर्कल है ए रेडियस का, एक उससे बड़ा सर्कल है बी रेडियस का, एक उससे बड़ा सर्कल है सी रेडियस का. तीनों आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सच दैट एक्स एक्सिस इन तीनों की कॉमन टेंजेंट है. इसका मतलब फिगर बना दिमाग में, फिगर बनेगा ऐसा. ठीक है, जैसे ही ये फिगर बन जाता है क्वेश्चन बन जाता है हलवा. आपको क्या पता चलेगा फिगर को देख के कि AB इज सेम एज AC प्लस BC. एम आई करेक्ट? कंप्लीट AB सेगमेंट इज नथिंग बट AC प्लस BC. अब फिगर तो बन चुका है, आपको पता है AB की क्वांटिटी रख दो, AC की क्वांटिटी रख दो, BC की क्वांटिटी रख दो एंड देन जस्ट रिजॉल्व. जब आपके पास रिजॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आती है तो आप डिवाइड कर दो बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ABC एंड यू एंड अप गेटिंग व्हाट, ऑप्शन A एज द करेक्ट ऑप्शन. ये सवाल एक्चुअली नहीं था कुछ, ये सर्कल्स का है तो आप देख सकते हो सर्कल से ऐसा सवाल आता है. द ओनली थिंग इट डिमांडेड वाज करेक्ट विजुअलाइजेशन. ऑल राइट देन, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप जो भी मेथडोलॉजीज रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन आई हैव शेयर्ड विथ यू टुडे आपको वो हेल्पफुल लगी हैं. इन फैक्ट ट्रस्ट मी, इफ यू ऑनेस्टली रेप्लिकेट देम नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर बेस्ट आउटकम. एक और बात यार, जो भी फेप के जेई मेन के लिए बैठने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड. आई रियली होप दैट गॉड ब्लेसेस योर एफर्ट्स एंड यू पास आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. 2 बातें याद रखना यार, अभी बहुत कम दिन बचे हैं तो प्लीज डोंट पिक अप एनी न्यू टॉपिक. जो भी आपको आता है उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करो. 3 बार रिवाइज करो, 4 बार रिवाइज करो, 5 बार रिवाइज करो. क्योंकि यार इस पेपर में ना सिलेबस कंप्लीशन मैटर नहीं करता, पावर ऑफ रिटेंशन मैटर करता है. कितना यहाँ सीमेंटेड है, कितना आपके सिस्टम में इंटरनलाइज्ड है. सो मोर देन द क्वांटिटी इट इज क्वालिटी विच मैटर्स. और दूसरी बात, बचे हुए दिनों में यार 3 से 4 मॉक टेस्ट लेने की कोशिश करो पूरी इज्जत और शिद्दत से. इनफैक्ट जब आप पहला मॉक टेस्ट लेते हो ना तो अपने एक्सपीरियंस को इंट्रोस्पेक्ट करो. जो भी सवाल आपको नहीं बने हैं उनके जवाब आप नेट से ढूंढो, बुक से ढूंढो, किसी से पूछ के पता करो, पर जरूर फाइंड आउट कि कैसे उन सवालों को सॉल्व करना था, किस अप्रोच को लगा के सॉल्व करना था. ऑल्सो एनालाइज द मिस्टेक्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. कहाँ गलतियां हुई और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता था. इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद ही अगले मॉक टेस्ट पे जाओ. समझ आया? Okay, then it's a wrap, guys. We will be coming up with more such videos just for your aid very, very soon. Till then, you take care and keep learning. Thank you.